जो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 19। और आज का जो इस लेक्चर का टॉपिक है वो है ऑसिलेटर के ऑसिलेटर्स क्या होते हैं। ऑसिलेटर को हम आज स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हाइब्रिड पैरामीटर्स को हमने डिस्कस किया था, बट अब जो है ये एक बिल्कुल हम टर्न ले रहे हैं एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो हमारा टॉपिक क्या है, ऑसिलेटर है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ऑसिलेटर जो है इसका मैं इस टॉपिक का थीम क्या होगा। इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको थीम बताते चलूँ इसका। याद रखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को कवर करेंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन को कवर करके साथ ही हम इसके इधर ही थोड़े यूजेस देख लें। डेफिनेशन के साथ ही हम ना यूजेस देख लेंगे कुछ। अच्छा, उसके बाद मतलब दो स्टेप हो गए। पहले स्टेप में डेफिनेशन हो गई, सेकंड स्टेप में इसके यूजेस हो गए, थर्ड स्टेप में हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। और फिर फोर्थ स्टेप में हम इसकी एक टाइप को सिलेक्ट करेंगे, यानी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक टाइप को फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उस टाइप की जो वर्किंग होगी वो याद रखें, वो 4 स्टेप्स में होगी। यानी 4 स्टेप्स में वर्किंग करके हमारा लेक्चर जो है ये वाइंड अप हो जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, डेफिनेशन होगी। सेकंड पे हम इसके कुछ थोड़े बहुत यूजेस देख लेंगे। थर्ड स्टेप पे इसकी टाइप्स को देखेंगे। ओके हो गया। और फोर्थ स्टेप पे मैंने आपको बताया इसकी एक टाइप को हम स्टडी करेंगे, और उस टाइप वो जो हम जिस टाइप को हमने प्रॉपर आगे स्टार्ट करना है, उस टाइप की जो वर्किंग है वो हमारी फिर फर्दर 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। यानी उसकी वर्किंग 4 स्टेप में कंप्लीट करके हमारा लेक्चर जो है ये वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑसिलेटर्स है क्या। अपने फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या था, डेफिनेशंस की, ये इंट्रोडक्शन। ऑसिलेटर होता क्या है। ऑसिलेटर को स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि रेक्टिफायर क्या था। प्रीवियस लेक्चर में हम ये कवर कर चुके हैं। रेक्टिफायर क्या काम करता था। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता था। कन्वर्जन होती थी एसी इंटू डीसी। तो ऑसिलेटर याद रखें, ऑसिलेटर जो है ये रेक्टिफायर के बिल्कुल अपोजिट काम करता है, उसके इनवर्स में काम करता है। क्या मीनिंग है, रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्जन करता था, लेकिन ऑसिलेटर याद रखें, ऑसिलेटर जो है ये डीसी टू एसी कन्वर्जन करता है। यानी ऑसिलेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है डायरेक्ट करंट को किसमें, अल्टरनेटिंग करंट में। ओके हो गया। डेफिनेशन फिर एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑसिलेटर क्या है, कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट किसको किसमें कर रही है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रही है, तो उसे हम नाम क्या देते होते हैं, ऑसिलेटर। देखिए आपके सामने डेफिनेशन है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts DC into an AC is called oscillator। अच्छा, याद रखें, ये ऑसिलेटर को हम इस तरह भी कहते हैं कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि यूज की जाती है डिफरेंट जो वेव्स होती हैं ना उनको, यानी डिफरेंट वेव शेपिंग के लिए यूज की जाती है। क्या मीनिंग इसके, कि एक ऐसी डिवाइस जो कि प्रोड्यूस करती है डिफरेंट वेव्स को। और आसान कर देता हूँ, एक ऐसी डिवाइस जो कि प्रोड्यूस कर सकती है, साइन वेव भी प्रोड्यूस कर सकती है। ओके हो गया। स्क्वायर वेव भी प्रोड्यूस कर सकती है, ट्रायंगुलर वेव भी प्रोड्यूस कर सकती है, साटूथ वेव भी प्रोड्यूस कर, इस तरह और भी बहुत सारी वेव्स जो हैं वो हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक ऐसी यानी डिवाइस ऑसिलेटर जो है, कि एन ऑसिलेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव एंड साटूथ वेव ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड उनका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो कि डिफरेंट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वो यूज होती हैं। ओके हो गया। लेकिन जो मैंने बताया आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑसिलेटर, ये साइन वेव को प्रोड्यूस कर सकती है। तो देखिए, साइन वेव जो है वो इस शेप की होगी, आपको पता है इसमें पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल होता है। इस तरह स्क्वायर वेव को देखें तो स्क्वायर वेव वो इस शेप की होती है, स्क्वायर वेव। ओके हो गया। इसी तरह नेक्स्ट अगर ट्रायंगुलर वेव को देखा जाए तो ट्रायंगुलर वेव उसमें ट्रायंगल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, इस वजह से उसे ट्रायंगुलर कहते हैं। ट्रायंगल शेप ये जिस तरह ये वाली है, ये ट्रायंगल बनना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह नेक्स्ट जो है वो साटूथ वेव है। तो साटूथ वेव वो ये वाली होती है, सा का मतलब क्या होता है, सा मीन होता है आरी, टूथ मीन दांत, यानी आरी के जो दांत होते हैं ना उसकी शेप इस वेव की होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऑसिलेटर क्या है। ऑसिलेटर की एक डेफिनेशन देखी कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, या जो डिफरेंट वेव फॉर्म्स को जो डिवाइस प्रोड्यूस कर सकती है उसे भी हम नाम क्या देते होते हैं, ऑसिलेटर का। तो हम ये कहते हैं कि ऑसिलेटर जो है ये डिफरेंट वेव शेप्स को प्रोड्यूस कर सकती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी जो होती है वो भी डिफरेंट होती है। ऑसिलेटर कैन प्रोड्यूस डिफरेंट वेव शेप्स एंड आल्सो वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो भी क्या होती है, वो भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मैंने आपको थीम का क्या बताया कि फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, डेफिनेशन वाला, ये इंट्रोडक्शन वाला। सेकंड पे मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसके थोड़े बहुत यूसेस देखेंगे।
तो याद रखिए ऑसिलेटर को यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा जो ऑसिलेटर को यूज किया गया होता है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना उनके लिए यूज किया जाता है कि ऑसिलेटर्स आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा इसी तरह ऑसिलेटर जो होता है इसको यूज किया जाता है कि हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स जो होती हैं ना उनकी प्रोडक्शन के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स की प्रोडक्ट oscillators are also used to produce high frequency wave for television, radio, radar and transmitting equipments, उनके लिए इसे यूज करते होते हैं। अच्छा इसी तरह लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर भी होते हैं। लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जो होते हैं ये कितनी फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, याद रखें कि लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर दैट जनरेट्स अ फ्रिक्वेंसी बिलो कितनी तक 20 हर्ट्ज, अप्रोक्सीमेटली 20 हर्ट्ज से होती है ना उतनी ये प्रोड्यूस कर सकते होते हैं। इसी तरह ऑडियो ऑसिलेटर ये अक्सर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए यूज किए गए होते हैं लैब्स में। ऑडियो ऑसिलेटर जो होते हैं याद रखिए ये कितनी इनकी फ्रिक्वेंसी की रेंज कितनी होती है, फ्रिक्वेंसी की इनकी जो रेंज होती है 16 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, 16 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। इसी तरह आरएफ ऑसिलेटर होते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जो होते हैं ये भी सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन इनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो इनसे ज्यादा होती है, वो 100 किलो हर्ट्ज से लेके 100 गीगा हर्ट्ज तक, 100 किलो हर्ट्ज से लेके 100 गीगा हर्ट्ज तक इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। तो ये देखें अभी तक हमारे कितने स्टेप्स हो चुके हैं, 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहले पे मैंने क्या बताया था, पहले पे इंट्रोडक्शन कहा था, ये डेफिनेशन, सेकंड पे मैंने कहा था यूजेस देखना, और थर्ड स्टेप पे क्या था, इसकी टाइप्स। तो लेंगे अब हम मूव करते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी है। याद रखिए इसकी बेसिक जो होती है वो 2 टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर की, एक को हम कहते हैं लीनियर ऑसिलेटर और एक को हम कहते हैं नॉन लीनियर ऑसिलेटर। देखिए आपके सामने फिगर में शो हो रहा है, एक को लीनियर ऑसिलेटर और एक को नॉन लीनियर। अच्छा लीनियर ऑसिलेटर का दूसरा नेम जो है ना वो हार्मोनिक ऑसिलेटर भी इससे कहते हैं, इसका नेम क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर भी। इसी तरह नॉन लीनियर जो होता है उसका सेकंड नेम जो है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है। अच्छा तो बेसिक आपने 2 टाइप्स देखी यहाँ पे, लीनियर और नॉन लीनियर, यानी एक को हार्मोनिक कह रहे हैं और एक को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी हम नेम दे रहे हैं। अच्छा अब ये जो लीनियर या हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है इसकी फिर फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक फीडबैक ऑसिलेटर होता है, एक नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर होता है। एक तो फीडबैक ऑसिलेटर हो गया और एक नेगेटिव रेजिस्टेंस। अच्छा अगर फीडबैक ऑसिलेटर को हम फर्दर कैटेगराइज करें तो फीडबैक ऑसिलेटर के भी फर्दर टाइप्स होती हैं। इसकी फर्स्ट टाइप होती है आरसी ऑसिलेटर, भी इसी की टाइप है, यानी लीनियर या हार्मोनिक ऑसिलेटर की 2 टाइप्स हैं और उसकी फर्स्ट टाइप की फिर फर्दर टाइप्स हैं। फीडबैक ऑसिलेटर में आरसी ऑसिलेटर आता है, इसी तरह ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर आ जाता है, ओके हो गया। इस तरह एलसी ऑसिलेटर होता है, इसी तरह नेक्स्ट जो टाइप है वो कॉलपिट एंड हार्टले ऑसिलेटर होता है, और इस तरह नेक्स्ट जो एक टाइप है इसकी वो क्रिस्टल ऑसिलेटर भी इसी की टाइप है फीडबैक में ही। और इसी तरह एक और टाइप इसकी जो होती है वो क्या है, वो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी इसी की टाइप है फीडबैक। अच्छा ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में भी कि ये फीडबैक इसे एक्चुअली से इन ऑसिलेटर्स को ना फीडबैक प्रोवाइड की जाती है। फीडबैक की जस्ट मैं डेफिनेशन यहाँ पे बताता चलूं। फीडबैक का मतलब होता है कि आउटपुट का कुछ पार्ट जो होता है ना वो दोबारा इनपुट पे देना, कि सम पार्ट ऑफ आउटपुट सेंड्स बैक टू द इनपुट, सम पार्ट ऑफ आउटपुट सेंड्स बैक टू द इनपुट। तो ये जो चीज कहलाती है ये फीडबैक कहलाती है। तो एक्चुअली इन्हें फीडबैक प्रोवाइड की गई होती है, तो इसी वजह से हम इन्हें नेम क्या दे रहे हैं, फीडबैक ऑसिलेटर्स का नेम दे रहे हैं, ओके हो गया। लेकिन जी तो मैंने आपको बताया कि लीनियर या हार्मोनिक ऑसिलेटर की 2 टाइप्स हैं, फीडबैक ऑसिलेटर और नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर, और फीडबैक ऑसिलेटर में से कुछ ऑसिलेटर को हम स्टडी करेंगे आगे। तो सेकंड इसकी क्या टाइप थी, नॉन लीनियर ऑसिलेटर या रिलैक्सेशन ऑसिलेटर थी। अब हम इसको देखते हैं कि नॉन लीनियर ऑसिलेटर या रिलैक्सेशन ऑसिलेटर क्या है। अच्छा याद रखें इसकी जो टाइप्स हैं फर्दर नॉन लीनियर में, एक तो इसकी मल्टी वाइब्रेटर है, ओके होगा, सेकंड पे इसकी रिंग ऑसिलेटर है और थर्ड पे डिले लाइन ऑसिलेटर है। मल्टी वाइब्रेटर, रिंग ऑसिलेटर और डिले लाइन ऑसिलेटर। अच्छा इसको नॉन लीनियर, इसके मीनिंग क्या है, याद रखें ये इसके मीनिंग क्या होते हैं, इस ऑसिलेटर, ये जो ऑसिलेटर होता है ना ये प्रोड्यूस करता है नॉन साइनोसाइडल वेव्स प्रोड्यूस करता है, नॉन साइनोसाइडल वेव्स। लीनियर ऑसिलेटर जो है ना वो साइनोसाइडल वेव्स प्रोड्यूस करता है, साइन वेव जो होती है, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल जिसमें, लेकिन इसकी जो शेप होती है ना वो साइनोसाइडल नहीं होती बल्कि क्या होती है, वो नॉन साइनोसाइडल होती है। तो देखें दीज ऑसिलेटर प्रोड्यूस नॉन साइनोसाइडल आउटपुट सच एज स्क्वायर, सॉटूथ और ट्रायंगुलर। स्क्वायर वेव जो होती है वो भी साइनोसाइडल नहीं होती, सॉटूथ वो भी साइनोसाइडल नहीं होती, ट्रायंगुलर वेव जो होती है वो भी साइनोसाइडल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर माइंड में रखें ऑसिलेटर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और भी टाइप्स होती हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स को यहाँ पे कवर किया है। अच्छा अब मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे जो नेक्स्ट सिलेबस है, हमारे सिलेबस में हम किन किन टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। हमने जिसको स्टडी करना है, हम फर्स्ट स्टेप पे एलसी ऑसिलेटर को स्टडी करेंगे, मतलब इसी लेक्चर में। अब जो नेक्स्ट जिसको हमने आगे कंटिन्यू करना है वो हमारा एलसी ऑसिलेटर है। अच्छा उसके बाद फिर हम ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर वो भी हमारे कोर्स का पार्ट है। और फिर
इसके बाद फिर नॉन लीनियर ऑसिलेटर में जस्ट हम मल्टी वाइब्रेटर्स को डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारे ऑसिलेटर में से ये जो हमारी टाइप्स हैं इनको जस्ट हमने स्टडी करना है। तो लें जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे ये जो एलसी ऑसिलेटर है ये क्या है। लेकिन उससे पहले आपको एक और डिफरेंस बताता जाऊं कि ऑसिलेटर और एम्पलीफायर में डिफरेंस क्या होता है। ऑसिलेटर क्या है और एम्पलीफायर। देखें, आपको ऑसिलेटर रेक्टिफायर का तो पता चल गया कि रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी टू डीसी कन्वर्जन करता है, लेकिन ऑसिलेटर क्या कर रहा है, डीसी टू एसी कन्वर्जन कर रहा है। अच्छा, अब अगर ऑसिलेटर और एम्पलीफायर का कंपैरिजन करवाया जाए तो फिर इनमें क्या ऐसा, मतलब इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो याद रखें कि इनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस होता है ना, कि ऑसिलेटर जो होता है ये तो वेव फॉर्म को जनरेट करता है। ऑसिलेटर क्या करता है, वेव फॉर्म को जनरेट करता है। लेकिन एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर उस स्मॉल वेव को लार्ज वेव में कन्वर्ट करता है, एम्पलीफाई करता है उस सिग्नल को। ये जनरेट नहीं कर सकता, एम्पलीफायर जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन ऑसिलेटर जो है ये क्या करता है कि ये वेव फॉर्म को जनरेट करता है। देखिए, द बेसिक डिफरेंस between oscillator and amplifier is that oscillator generates a waveform. देखें, oscillator generates a waveform while amplifier takes a small wave. amplifier इस wave को लेता है, takes a small wave and amplifies into a large wave. वो उसको convert किस में कर देगा, large wave में। लेकिन तो अभी तक हमारे 3 steps cover हो चुके हैं। तो अब देखिए, मैं 3 step को repeat कर देता हूँ। फर्स्ट पे हमने definition देखी, क्लियर। सेकंड में हमने उसके कुछ यूजेस देखे, और थर्ड स्टेप पे हमने उसकी टाइप्स को देखा, और मैंने कहा था हम उसकी एक टाइप को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम जिसको आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करने लगे हैं, वो जो एलसी ऑसिलेटर है ना, फीडबैक ऑसिलेटर में, याद रखें उसकी दो टाइप्स थी ना, हार्मोनिक और मतलब लीनियर और नॉन लीनियर, और लीनियर में फिर फर्दर दो थी। एक क्या था, एक था फीडबैक ऑसिलेटर, और फीडबैक को फर्दर जब हमने कैटेगराइज किया तो उसकी भी वो 6 टाइप्स फर्दर थी, और 6 में से जो थर्ड है ना, एलसी ऑसिलेटर, उसको अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कि एलसी ऑसिलेटर है क्या। तो नहीं जी, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है आगे नेक्स्ट, वो है एलसी ऑसिलेटर, और मैंने कहा था हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं अब। अच्छा, इसका जो थीम है हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, और डेफिनेशन के बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे। ओके हो गया। और वर्किंग में याद रखिएगा इसके जस्ट 4 स्टेप्स होंगे, 4 फिगर्स होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे, और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो नहीं जी, अब हम देखते हैं कि ऑसिलेटरी सर्किट क्या होता है। याद रखें, ऑसिलेटरी हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एलसी ऑसिलेटर भी इसे कहते हैं या ऑसिलेटरी सर्किट भी कहते हैं। एक ऐसा सर्किट होता है, याद रखें, जो कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस को जनरेट करता है, और वो याद रखें वो किसी भी फ्रिक्वेंसी की हो सकती हैं, यानी हमारी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ये जनरेट करता है। एक ऐसा सर्किट, अ सर्किट विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ऑफ एनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, इसे हम नाम क्या दे रहे हैं, ऑसिलेटरी सर्किट, या याद रखिए इसका टैंक सर्किट भी इसे कहते हैं, या रेजोनेट सर्किट भी कहते हैं, या इसका एक और नेम भी है ट्यून्ड, इसे सर्किट भी कहते हैं, ट्यून्ड सर्किट। ओके हो गया। तो नेम देख लें, ऑसिलेटरी सर्किट को हम नेम क्या दे रहे हैं, टैंक सर्किट भी कहते हैं, रेजोनेट सर्किट भी कहते हैं, या ट्यून्ड सर्किट भी कहते होते हैं। तो ले जी, अब हम मूव करते हैं कि ये टैंक सर्किट, ये ऑसिलेटर सर्किट जिसको हमने कहा कि ये टैंक सर्किट भी, अब हम थोड़ी इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि वो इसकी क्या है, कि टैंक सर्किट कैसे मिलके, किन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। तो याद रखें, टैंक सर्किट जो होता है ये कंसिस्ट कर रहा होता है एक्चुअली दो कंपोनेंट के ऊपर। एक तो इंडक्टर के ऊपर, कॉइल यानी, और एक कैपेसिटर के ऊपर। इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल वे में अटैच किया हुआ होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे में पैरेलल अटैच्ड होते हैं। ये देखिए फिगर में देखें, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल वे में कनेक्टेड हैं, और एक स्विच लगाया गया है यहाँ पे, क्लियर। तो इसको हम नेम क्या देते हैं, टैंक सर्किट। यानी टैंक सर्किट किस तरह बनता है, इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल वे में अटैच करने से। ओके हो गया। Tank circuit consists of an inductor having inductance L and a capacitor having capacitance C. Both are connected in parallel way. तो ये सर्किट जो होता है, याद रखें, ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जनरेट करता है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, उन ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज ऑसिलेशंस डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ L एंड C। मतलब वो जो ऑसिलेशंस जनरेट होंगी, उन ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिपेंड कर रही होगी दो कंपोनेंट्स, एक इंडक्टेंस के ऊपर, दो पैरामीटर्स के ऊपर, एक इंडक्टेंस के ऊपर और एक कैपेसिटेंस के ऊपर। देखें, आपने फार्मूला ये रेजोनेंस सर्किट में पहले ये स्टडी किया हुआ है कि F इज इक्वल टू 1/2 पाई LC स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली मेंशन है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी डिपेंडेंस देख लें, वो दो पैरामीटर के ऊपर आ रही है, बाकी तो कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंस दो पैरामीटर के ऊपर है, एक L इंडक्टेंस के ऊपर और एक C यानी कैपेसिटेंस के ऊपर। तो ये इतनी बातें आपने याद रखनी है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि ये टैंक सर्किट जो है ये क्या है। लेकिन जी, तो अब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। पहले भी देख लें, एलसी सर्किट जो था, ऑसिलेटर सर्किट, ये टैंक सर्किट, इसमें हमने इसकी डेफिनेशन देखी है।
उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन भी देख लिया है। अब हम वर्किंग पे चलते हैं, और वर्किंग में मैंने आपको बताया था कि इसके 4 स्टेप हैं, 4 फिगर्स आएंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो वर्किंग में हम इसको फर्दर इस तरह से एक नेम दे देते हैं कि ये सर्किट जो है, ये एलसी सर्किट, ये ऑसिलेशंस कैसे प्रोड्यूस करता है, हाउ ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन एलसी सर्किट। तो जिस तरह आपको बता दिया कि एक ऑसिलेटरी सर्किट, ये टैंक सर्किट किस तरह से मिलके बनता है, इंडक्टर और कैपेसिटर से, जो कि पैरेलल वे में अटैच्ड होते हैं। ये देखें आपके सामने फिगर है, इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल वे में अटैच्ड है, इनसे ये मिलके बना हुआ होता है। और यही सिस्टम जो है ये क्या एक्चुअली जनरेट कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जनरेट कर रहा होता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, एल और सी के ऊपर। ये देखें, दिस सिस्टम प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग वैल्यूज ऑफ एल एंड सी। ओके हो गया। लेंगे तो अब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया वर्किंग में हमारे कितने स्टेप्स होने हैं, 4 स्टेप्स होने हैं, ये 4 फिगर्स होनी है, इस तरह माइंड में रखें। लेंगे अब अपने फर्स्ट स्टेप को हम स्टार्ट करते हैं। अब लेट करें कि ये जो कैपेसिटर है, ये वाला, ये जो कैपेसिटर पैरेलल में अटैच किया गया है इंडक्टर के, आप ये सपोज करें कि ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज है, फुली चार्ज है। ये आप सपोज कर रहे हैं फुली चार्ज। अब कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है, याद रखिए, किसी डीसी सोर्स से आपने इस कैपेसिटर को चार्ज किया है, डीसी सोर्स से। तो लेट सपोज द कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ डीसी सोर्स एज शोन इन फिगर 1। तो फिगर 1 में देखें, ये फिगर 1 में देखें, सबसे पहले मेन बात कि जो स्विच है, ये देखें स्विच यहाँ पर क्या किया गया है, ओपन किया गया है, स्विच ओपन है। और इस कैपेसिटर को हमने किसी डीसी बैटरी, यानी कोई बैटरी थी, कोई डीसी सोर्स था, उससे हमने चार्ज कर लिया, जिसकी वजह से इसकी अपर प्लेट पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और लोअर प्लेट पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, अपर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, लोअर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से क्या होता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स, ये जो प्लेट्स हैं, इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। इनके अक्रॉस क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर जो है ये अपने अंदर क्या रख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रख रहा है, जिसकी वैल्यू ये होती है 1/2 CE स्क्वायर। ओके हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो कैपेसिटर के पास ये वाली है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा कि हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि जब स्विच जो है वो ओपन किया गया हो और कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो, किसी डीसी सोर्स के थ्रू हमने चार्ज किया हुआ है, तो कैपेसिटर की अपर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, लोअर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कैपेसिटर जो है ये जिस एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, यानी जो एनर्जी इसके इनसाइड स्टोर हुई होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 CE स्क्वायर। आप फर्दर इसी फिगर को एक और फिगर से भी देखें, ये देखें, इंडक्टर कैपेसिटर पैरेलल में अटैच्ड है, अपर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, लोअर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की वजह, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ओके हो गया। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है वो स्टोर हुई होती है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 CE स्क्वायर। लेकिन देखिए, हमने अपना फर्स्ट स्टेप जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, मैंने आपको बताया ना वर्किंग में 4 स्टेप होने हैं, मैं आपको और फर्दर और आसान कर देता हूँ टॉपिक को। याद रखें, पहले स्टेप में क्या था, कैपेसिटर फुली चार्ज था। अच्छा, अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये डिस्चार्ज होगा, थर्ड में फिर चार्ज होगा, फोर्थ में फिर डिस्चार्ज होगा। तो आपने टॉपिक को इस तरह से मतलब कंटिन्यू करना है, पहले में चार्ज, सेकंड स्टेप में डिस्चार्ज, थर्ड स्टेप में चार्ज, फोर्थ स्टेप में फिर डिस्चार्ज, मतलब चार डिस्चार्ज, चार डिस्चार्ज। तो इसकी वजह से ये फिनोमेना, ये जो ऑसिलेशंस गए, ऑसिलेशंस एक्चुअली इस तरह जनरेट हो रही होती हैं कैपेसिटर की बार बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से। लेकिन जी अपना फर्स्ट स्टेप हमने चार्जिंग वाला देख लिया है, अब हम मूव करते हैं कि अगर जो कैपेसिटर है, अगर वो, अब उस सेकंड स्टेप में से क्या करवाना है, हमने डिस्चार्ज करवाना है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में एक स्विच क्या था, स्विच ओपन था। अब सेकंड स्टेप में देखें, जब स्विच को क्लोज किया गया है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर की वजह से वो डिस्चार्ज होगा। एक्चुअली किस तरह कि इलेक्ट्रॉन जो है, देखें कैपेसिटर की 2 प्लेट्स थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव प्लेट पर। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन जब इंडक्टर से पास करेंगे, देखें फिगर में देखें कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। नेगेटिव प्लेट से ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि किधर से किधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है जब ये यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पर जा रहे हैं, तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ये मूव करते हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। तो जब चार्ज पार्टिकल की मोशन होगी, यानी मोशन ऑफ चार्जेस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये तो करंट को प्रोड्यूस करेगा। करंट की डेफिनेशन यही होती है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से मूव कर रहा है, तो इट मीन यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रही है। और जब यही करंट, ये करंट जब इस इंडक्टर से पास करेगी, तो आपको पता है कि जब कॉइल या इंडक्टर में से करंट पास करे
तो उस इंडक्टर के अक्रॉस क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये देखें जिस तरह फिगर में आपको शो करवाया गया है कि इसमें से जब करंट पास करेगा तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ओके हो गया। अच्छा अब क्या होगा कि कैपेसिटर यहाँ पे तो डिस्चार्ज हो रहा है, जब स्विच क्लोज्ड है तो कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज किसकी वजह से हो रहा है, इंडक्टर की वजह से हो रहा है। अब जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाता है तो यहाँ पर करंट इंक्रीज होता जाता है। करंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जब करंट इंक्रीज होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती जाएगी ये वाली इंडक्टर के अक्रॉस। हम ये कहते हैं कि अब जब करंट इस इंडक्टर से पास करता है जिसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, तो यहाँ पर एक्चुअली एक मैग्नेटिक एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है, मैग्नेटिक, इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी आ जाती है। कैपेसिटर की क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, लेकिन इंडक्टर की क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू कितनी है, हाफ एल आई स्क्वायर। ये देखिए उसकी क्या थी, उसकी थी हाफ सी ई स्क्वायर, इसकी क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर। ओके हो गया। यही एक देख लें। सो करंट इज सेट अप इन द सर्किट, यानी जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो करंट इज सेट अप इन द सर्किट। ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कॉइल और द करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये करंट इंक्रीज होता जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज जैसे जैसे होता जाएगा करंट इंक्रीज होता जाएगा और द करंट बिकम्स मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो हम क्या कहते हैं कि कैपेसिटर की जो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी में। When the capacitor is completely discharged तो करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। So electrostatic energy of capacitor is completely converted into magnetic energy around the coil। वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिगर में देखें जिस तरह ये आपको शो करवाया गया। अब ये फिगर और ये फिगर कोई डिफरेंट नहीं है, याद रखिए। देखिए चार्ज पार्टिकल किस प्लेट से किस प्लेट की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इधर भी यही शो करवाया गया। बस ये एक अपर प्लेट नेगेटिव है, लोअर पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव से देख लें, ये एरो हेड ये शो कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा है। तो ये देखिए चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर देख लें इस वक्त इंडक्टर की इंडक्टेंस L है और यहाँ पर B शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। तो इस वक्त क्या होता है कि जब करंट यहाँ पर पास करता है तो इसकी मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है तो उसका करंट मैक्सिमम होता है, उसकी सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसकी क्या बन जाती है, मैग्नेटिक एनर्जी बन जाती है। ओके हो गया। तो लें जी अभी तक हमने दो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। देखें फर्स्ट स्टेप में क्या था, कैपेसिटर चार्ज था किसी डीसी सोर्स के थ्रू, लेकिन स्विच क्या था, ओपन था। सेकंड स्टेप पे हम आए, स्विच को क्लोज किया, कैपेसिटर क्या होना शुरू हो गया, डिस्चार्ज, ग्रेजुअली डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। ओके। अब थर्ड में इससे फिर हमने क्या करवाना है, हमने इससे चार्ज करवाना है। ओके हो गया। अच्छा अब हम थर्ड पे आते हैं। अब सेकंड में क्या था, कैपेसिटर जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है, अब कैपेसिटर ने चार्ज होना है, लेकिन याद रखिए अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो फिनोमेना यहाँ पर अकर हो रहा होता है ना, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी करंट जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता होता है, जिसकी वजह से चार्ज और डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर। तो थर्ड को देखें, वंस द कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड, जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब क्या होता है, अब उल्ट फिनोमेना होना शुरू हो जाता है। अब मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। देखें द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। कैपेसिटर अगेन क्या होना शुरू हो जाएगा, चार्ज, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोलैरिटी में। तो देखें इसकी फिगर देखें, ये देखें अपर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, लोअर पर पॉजिटिव चार्ज है। एक बात याद रखिएगा, देखें डिस्चार्जिंग जो थी सेकंड स्टेप में कैपेसिटर क्या हो रहा था, डिस्चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहे थे, मतलब चार्ज किधर, चार्ज पार्टिकल किधर से किधर मूव कर रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब किधर होगा, अब पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। लेकिन जी इसको भी हम देखते हैं, एक फिगर में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एरो आपको इंडिकेट करवा रहे हैं कि ये किधर से किधर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, पॉजिटिव से, ये देखिए नेगेटिव प्लेट की तरफ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। देखिए इसको भी एक फिगर में देखते हैं। इस फिगर में भी देखें तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये देखिए पॉजिटिव से चार्ज पार्टिकल जो है ये किधर जा रहा है, नेगेटिव प्लेट पर जा रहा है। तो फिर भी यहाँ पर करंट जो है ये अब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब आपने ये नहीं देखना क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज, ये एक्चुअली उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही है, क्योंकि प्रीवियस फिगर में अपर नेगेटिव प्लेट थी, लेकिन अब अपर क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही है। ओके हो गया। तो यहाँ पर कैपेसिटर एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज हो रहा है। तो लें जी देखें यहाँ पर थर्ड स्टेप, तीन स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। देखें पहले में क्या था, कैपेसिटर चार्ज, कैपेसिटर अटैच किया, सेकंड में वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, थर्ड में फिर अब चार्ज हुआ है, फोर्थ में अब फिर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। लेकिन जी तो फोर्थ पे चलते हैं। आफ्टर द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, अब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है तो कैपेसिटर नाउ बिगिंस टू डिस्चार्ज, अब वो फिर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, किसकी वजह से, इंडक्टर की वजह से।
यानी अब इसके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो दोबारा कन्वर्ट किस में होना शुरू हो जाएगी, वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो फिर देखते हैं कि इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब जब देखें तो अब ये देखें कैपेसिटर फिगर 4 में शो हो रहा है डिस्चार्जिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में फिर फिनोमेना होगा। अपोजिट डायरेक्शन के मीनिंग क्या है, यानी कि अब उधर पर फिगर 3 में देखें ना, फिगर 3 में किधर से किधर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे थे, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन अब क्या होगा, नेगेटिव से। ये देखें एरो इंडिकेट करवा रहा है कि चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव है तो इट मींस कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो डिस्चार्ज होगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो चार्ज होगा, जिस तरह आपने थर्ड स्टेप में देखा था। तो लेकिन देखिए इसको भी एक फिगर से देखते हैं। फिगर में देखें तो मैंने आपको बताया नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये फिर देखें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज पार्टिकल जो है ये मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव प्लेट से ये चार्ज पार्टिकल आउट हो रहे हैं, और ये किधर शिफ्ट हो रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट पे शिफ्ट हो रहे हैं। ओके हो गया, तो फिर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सारी स्टोरी वही है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्चार्जिंग में, कि डिस्चार्जिंग में जो है वो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे एक बात देखी है कि कैपेसिटर बार बार क्या हो रहा है, चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये जो चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, इसकी वजह से होता क्या है एक्चुअली, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से ना एक ऑसिलेटरी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से क्या हो रहा है, एक ऑसिलेटरी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? अच्छा, एक्चुअली और फिर ऑसिलेटरी करंट की वजह से ना इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जनरेट होती हैं। ऑसिलेटरी करंट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जनरेट होती हैं। ऑसिलेटरी करंट एक्चुअली क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी रीजन भी देखें ना, तो रीजन एक्चुअली उसकी ये थी कि यहाँ पर आपने देखा कि एनर्जी जो है ना वो इंटरचेंज हो रही है इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस। कभी वो मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ये एनर्जी जो है ये इंटरचेंज हो रही है। देखें, डिस्चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन, यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग बार बार हो रही है, और इसकी वजह से एंड एज अ रिजल्ट ऑसिलेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड। The electrostatic energy of capacitor change into magnetic energy of inductance and vice versa। मैंने आपको बता दिया कि कभी वो मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक बन रही है और कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक एनर्जी बन रही है। तो एनर्जी एक्चुअली इंटरचेंज हो रही है। इन दिस वे इंटरचेंजिंग ऑफ एनर्जी बिटवीन एल एंड सी इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड ऑसिलेशंस टेक प्लेस। ओके हो गया। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे एनर्जी इंटरचेंज हो रही है, यानी मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बन रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी बन रही है। अब ये जो सिचुएशन है ना, ये उसी तरह हमें दिखाई दे रही है जिस तरह सिंपल पेंडुलम की स्टोरी है। सिंपल पेंडुलम में अगर आप देखें तो सिंपल पेंडुलम में भी यही होता है, एनर्जी इंटरचेंज हो रही होती थी। कभी वो पोटेंशियल एनर्जी बनती तो कभी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो बार बार उधर पेंडुलम की भी यही सिचुएशन थी। तो हम कहते हैं दिस सिचुएशन इज सिमिलर to an oscillating pendulum in which the energy keeps on interchanging between potential and kinetic energy। Thus the charge and discharge of a capacitor, तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑसिलेटरी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऑसिलेटिंग करंट की वजह से क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस आर सेट अप इन द एलसीआर टैंक सर्किट। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ आ चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो एनर्जी इंटरचेंज हो रही है इंडक्टर और कैपेसिटर में, क्या ये मतलब इसका कोई प्रॉपर टाइम होगा, ये इनडेफिनेट टाइम के लिए इस तरह ही रहेगी? तो इनडेफिनेट टाइम के लिए याद रखें उस वक्त रहेगी अगर इस सर्किट में, इस टैंक सर्किट में कोई किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होता। अगर कोई लॉस होगा इस टैंक सर्किट में तो याद रखें ये जो इंटरचेंजिंग हो रही है ना एनर्जी की, ये मतलब ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड जो है ना वो फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो जो आपकी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, उन ऑसिलेशंस को जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम फिर वो कहेंगे वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस आ जाएंगी। वो वाली बात समझ आ गई है? वो डैम्प्ड यानी वो अंडर डैम्प्ड होगी, वो ओवर डैम्प्ड नहीं होगी, वो अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन इसमें टैंक सर्किट में होता ऐसे ही है, क्यों? क्योंकि इसमें लॉसेज अकर हो रहे होते हैं, और लॉसेज की वजह से ये जो एनर्जी की इंटरचेंजिंग हो रही होती है ये इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं होती। अच्छा, अब ये लॉसेज जो हैं, ये देखें कि द इंटरचेंज ऑफ एनर्जी between L and C would continue indefinitely if there were no losses in the tank circuit। अगर इसमें कोई लॉस ना occur हो, but since there are losses, लेकिन चूंकि इसमें losses होते हैं, the indefinite interchange of energy cannot be proved practically। तो मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता, प्रूव नहीं हो सकता। the losses include the energy
दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा अब ये लॉसेस क्यों हो रहे होते हैं ये देखें, दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट जनरेटेड इन द कॉइल रेजिस्टेंस, वो जो आपने इंडक्टर लगाया है, इंडक्टर की अपनी एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है जिसकी वजह से वहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस तरह कैपेसिटर लीकेज रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की भी आपको पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, और वो जो वायर्स लगी हुई हैं कैपेसिटर और जो इंडक्टर को जो ज्वाइन कर रही हैं, उस वायर की भी अपनी इट सेल्फ रेजिस्टेंस होती है। तो इनकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी का लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑसिलेशंस जनरेट होती हैं, उन ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि उन ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम या ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होता है, और उन्हीं को फिर हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस भी कहते हैं। तो फिर उन डैम्प्ड ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड फिर कांस्टेंट कैसे किया जाता है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि उन डैम्प्ड ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट कैसे किया जाता है। ओके हो गया, तो ये सारी यहाँ पर बात मैंने आपको बता दी है, जितनी यहाँ पर शो हो रही है। देखें द रेट, अच्छा ये जो लॉस हो रहा होता है, द रेट एट विच द एनर्जी फ्रॉम द एलसी सर्किट डेसिपेट्स, जो अटैक सर्किट में जो एनर्जी डेसिपेट हो रही होती है, याद रखिए उसका रेट, उसकी जो शरह होती है, उसका जो रेट वो इक्वल होता है जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे होते हैं उस टैंक सर्किट को। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर द ट्रांजिस्टर एंड पावर सप्लाई सोर्सेज आर प्रोवाइडेड टू फीड एनर्जी टू द फॉर मीटिंग द लॉसेज एट राइट टाइम। क्या मीनिंग है इसके, कि मतलब अगर आपने उन लॉसेज को कंपनसेट करना है, आपने उन लॉसेज को कंपनसेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फीडबैक देनी पड़ेगी, आउटपुट का कुछ पार्ट दोबारा इनपुट पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर सर्किट्स में इंशाल्लाह देखेंगे कि हम फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, आउटपुट का कुछ पार्ट दोबारा इनपुट पे देंगे, और वहां पर ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर होगा। क्या होगा वहां पर, ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर होगा जो कि ये काम करेगा। तो फिर जो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है वो सस्टेन हो जाएगा या मेंटेन्ड हो जाएगा। द सस्टेन्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड नहीं बल्कि अनडैम्प्ड, जिनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, वो प्रोड्यूस हो जाएगी किससे, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर सर्किट से। तो लें जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक जो है ये क्लियर हो चुका होगा, जिसमें हमने ऑसिलेटर को कवर किया है, उसकी टाइप्स को देखा है, और फर्दर उसकी दो टाइप्स थी, लीनियर और नॉन लीनियर। और लीनियर और नॉन लीनियर में आपने देखा कि जो लीनियर ऑसिलेटर है उसकी फर्दर जो थी वो दो टाइप्स थी, एक फीडबैक था और एक नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर था। तो फीडबैक में फर्दर 6 थी, जिनमें से आज हमने एक को स्टडी किया है, और वो कौन सी थी, वो एलसी ऑसिलेटर था या टैंक सर्किट था। ओके हो गया, या रेजोनेट सर्किट था, या ट्यून्ड ऑसिलेटर भी इसे कहते हैं, डिफरेंट नेम्स है, किसी नेम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता होता है। तो बहुत ही आसान था एलसी ऑसिलेटर टॉपिक, देखें आपने इसके 4 स्टेप्स थे। फर्स्ट टाइम में कैपेसिटर चार्ज था, सेकंड में डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से ही ऑसिलेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा था, और जिसने इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जो है वो जनरेट करवाई थी। फिर उनके हमने एम्पलीट्यूड पे बात की कि वो उनका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट क्यों नहीं होता, एक्चुअली लॉसेस हो रहे होते हैं, लॉसेस किन फैक्टर्स की वजह से हो रहे होते हैं वो भी हमने देखे। फिर लॉसेस को हम ओवरकम कैसे करते हैं वो भी हमने एट द एंड देखा कि वो हम फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो नहीं जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ये लॉसेस को कंपनसेट करेंगे। तो आज का लेक्चर इधर ही वाइंड अप हुआ, तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।